श्री शरद कोठारी राजनांदगांव अपनी बहुत सी खूबियों के लिए जाना जाता है। पहले ये सीपीएन बरार में था, फिर मध्य प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में, कभी रियासत, कभी तहसील, तो फिर अब ज़िला। इसके भी कई रूप बदले हैं। आप एक तरह से समय साक्षी हैं, बहुत से परिवर्तनों को आपने देखा जाना है। यहाँ के ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार, कलाकार, उनसे आपका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। हम इन्हीं लोगों के बारे में, ऐसे ही लोगों के बारे में आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन करके यहाँ आया सन 1956 में, केवल बलदेव प्रसाद जी ही उस समय यहाँ थे। बख्शी जी भी यहाँ नहीं थे उस समय। मुक्तिबोध के रहने का तो सवाल ही नहीं। तो लाजमी है कि मेरा उनसे संपर्क इसलिए हुआ, शुरू से मेरा साहित्य, लेखन, पत्रकारिता, इसकी तरफ रुझान रहा है। छात्र जीवन में भी मैं नागपुर से एक पत्रिका निकालता रहा, मासिक जिंदगी नाम। उसमें भी मैं बलदेव प्रसाद जी से कई बार संपर्क में रहा, यानी उनसे लिखवाता भी था कभी कभी। यहाँ आने के बाद तो उनके साथ मेरा प्रायः प्रतिदिन का संपर्क हो गया और उनके घर ही जाकर मैं हमेशा कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा रहता था। इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि बलदेव प्रसाद जी को भी मेरी आवश्यकता इस माने में थी कि वे उस समय काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, कोई इनको लिखने वाला चाहिए। वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था। अरे वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था। पहली किताब जो उन्होंने मुझसे लिखवाई, भारतीय संस्कृति, एक किताब थी करीब 150-200 पेज की। वो इसी तरह एक आराम कुर्सी उनके यहाँ थी। उस आराम कुर्सी में बहुत आराम की मुद्रा में बैठकर बोलते जाते थे। ऐसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश वालों की एक कुर्सी होती है, उसके ऐसे 2 हाथ निकलते हैं बाहर, उन हाथों पर वो पैर रखते हैं। उसके बाजू में मैं बैठता था कापी किताब लेकर। वो मुझको लगातार 2 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे लिखवाते थे। बीच में ये भी नहीं पूछते थे कि तुम थक गए हो क्या। ये सिलसिला वो किताब पूरी होने तक चला। उस किताब में उन्होंने मेरा उल्लेख भी किया है। वो किताब छपी वहाँ से, इलाहाबाद से। तो ये मेरा पहला उनसे संपर्क था। दूसरा संपर्क ये हुआ कि वो भारत सेवक समाज के अध्यक्ष थे प्रदेश के, और उस नाते राजनीतिक एक दृष्टि से कभी कभी उनसे मिलना होता था। मैं तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में था, मेरा भारत सेवक समाज से तो विरोध था, और कम्युनिस्ट पार्टी में होने के बावजूद और ये जानने के बावजूद भी उनने मुझसे किसी प्रकार का परहेज़ नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था मैं तो लाल झंडा लेकर निकलता था, मज़दूरों के जुलूस में जाता था, धरने पर बैठता था, बीड़ी मज़दूरों के प्रदर्शनों को लीड किया है। ये जानते थे वो अच्छी तरह से, क्योंकि छोटा शहर, उसमें सब एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या है। और ना उन्होंने मुझे कभी ये समझाने की कोशिश की कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दो। हमारा संबंध या मेरा संपर्क या उनका मेरे प्रति आकर्षण कहे या उनका मेरे प्रति स्नेह भाव विशुद्ध रूप से साहित्यिक स्तर पर ही था। फिर सुबह हम घूमने भी जाते थे तो उनका साथ हो जाता था। इस तरह उनसे मेरा निकट का संपर्क चलता रहा। कई संस्मरण ऐसे हैं जो बहुत निजी हैं और उनको बताने में कोई हर्ज इसलिए नहीं है कि ये उनके व्यक्तित्व को ही उजागर करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की या प्रगतिशील लेखकों की बलदेव प्रसाद जी के संबंध में धारणा यही थी कि वो एक प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी, घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, साहित्यकार है।
नंद दुलारे वाजपेयी हुए, बलदेव प्रसाद जी हुए, ये उस समय के दक्षिणपंथी खेमे के, या कहें प्रतिक्रियावादी, उनकी टर्मिनोलॉजी में प्रतिक्रियावादी खेमे के लोग थे। उस समय जो समझ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उस समय जो जनवादी लेखकों की जो समझ थी या जो उनका दृष्टिकोण था, उसके मुताबिक ये लोग अस्पृश्य माने जाते थे। इसके बावजूद मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। दूसरा प्रसंग, दिग्विजय महाविद्यालय की स्थापना का, ये सन 57 की बात है। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे, यानी वैसे जाता रोज ही था, गया यानी कोई नया नहीं गया, लेकिन उस समय जब मैं गया तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब महाविद्यालय की स्थापना करना है। उस समय यहाँ प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं था, रायपुर में केवल दुर्गा कॉलेज था। दुर्ग में भी उस समय नहीं खुला था, बाद में खुला है वो, फिर सरकारीकरण हुआ उसका। यहाँ हमने दिग्विजय कॉलेज की स्थापना में उनका सहयोग लिया। उनसे हमने कहा कि आपको इसमें अवैतनिक प्रिंसिपल के रूप में भी काम करना है और आपको इस महाविद्यालय की स्थापना में सहयोग करना है। मैं जानता था कि उनके संबंध यहाँ के शासकों से हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र से हैं जो उस समय वाइस चांसलर थे सागर विश्वविद्यालय के, तो हमको आसानी भी होगी महाविद्यालय को मान्यता दिलाने में। ये सब हमारे सामने प्रश्न था। तो वो बैठक मेरे यहाँ हुई, पहली बैठक, उसमें किशोरीलाल जी शुक्ल भी थे और बलदेव प्रसाद जी भी थे। ये अगस्त 57 की बात है। यहाँ हमने जब चर्चा की तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब हमको शहर में यदि चंदा करने निकलना है तो सबसे पहले हम अपना चंदा लिखें, अपना कंट्रीब्यूशन जो भी हो हम लिखें। उसी समय एक कॉपी उठा के डॉक्टर साहब ने 1001 रुपये अपनी तरफ से लिखा। वो शायद पहली घटना, यहाँ के लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा किसी सार्वजनिक चंदे वंदे में भाग नहीं लेते थे, वो पहला उनका प्रसंग था और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हम लोगों को इनकरेज करने के लिए, और मैं ये ऐसा समझता हूँ कि मेरे साथ उनके जो विशिष्ट संबंध रहे वो मेरी किसी बात को टालते नहीं थे। उन संबंधों के कारण उन्होंने वो योगदान। फिर दूसरा प्रश्न यही उठा कि डॉक्टर साहब अब प्रिंसिपल नियुक्त करें हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वैतनिक प्रिंसिपल रखें, और आप उसके लिए पात्रता रखते हैं क्योंकि वो डिलिट थे ही। उन्होंने ही अपनी तरफ से किशोरीलाल जी शुक्ल का नाम प्रस्तावित किया। ये उनकी उदारता थी, विशाल हृदयता थी कि उन्होंने कहा नहीं, किशोरीलाल जी क्योंकि अभी फुर्सत पा चुके हैं, बीएनसी मिल से रिटायर हो चुके हैं, उनको ही प्रिंसिपल रखा जाए। तो इस तरह वो ये प्रसंग दूसरा हुआ। तीसरा प्रसंग जो उनके साथ मेरा बड़ा घनिष्ठ रहा वो था, हमने यहाँ सन 73 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन किया था। मायाराम जी कार्यकारिणी के सदस्य थे, प्रभुदयाल जी अग्निहोत्री अध्यक्ष थे। यहाँ हमने निर्णय, मायाराम जी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सम्मेलन यहाँ करना है, यहाँ किया। बलदेव प्रसाद जी को हमने उसमें स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया। मैंने ही प्रस्ताव किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इस बार जो भी साहित्यकार यहाँ आएंगे सम्मेलन में उनका भोजन आपके यहाँ होगा। ये भी उनके लिए एक अभूतपूर्व बात थी। वे कभी इस तरह के औपचारिकताओं में रहते नहीं थे। मैं उनकी प्रतिभा से का कायल था, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी वाक शक्ति, वाक्पटुता, वक्तृत्व शक्ति, अद्भुत वक्तृत्व शक्ति। यदि बहुत से लोग उनको प्रवचनकार कहते हैं, लेकिन वो प्रवचनकार नहीं थे, वो थे विशुद्ध रूप से एक रामचरितमानस के विद्वान साहित्यकार। उनकी जोड़ी या उनकी तुलना का देश में उस समय मानस पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उस स्तर पर। उनका यदि हम ग्रंथ पढ़ें तुलसी दर्शन, वो डॉक्टर ग्रियर्सन के रिसर्च वर्क से मिलता जुलता है। कई लोगों ने उसको देखकर आरोप भी ये लगाया कि डॉक्टर ग्रियर्सन से बहुत सी सामग्री डॉक्टर साहब ने ले ली। उसका उन्होंने खंडन किया। वो मौलिक विचारक थे और तुलसी दर्शन को आत्मसात कर, तुलसी रामचरितमानस को उन्होंने आत्मसात कर लिया। फिर वो साहित्य की एक विधा के आचार्य नहीं थे या साहित्य की एक विधा के लेखक नहीं थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी, काव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा, समीक्षाएं लिखी,
इतिहास पर लिखा, भारतीय संस्कृति पर लिखा। मैंने पहले जैसे कहा, संस्कृत पर किताब पूरी उन्होंने मुझको डिक्टेट कराई थी। इस तरह ये बलदेव प्रसाद जी के साथ मेरा संपर्क आजीवन रहा। जब वो राजनीति में चले गए, उस समय तक मैं भी कांग्रेस में आ चुका था, उनके चुनाव प्रचार में भी गया। मैंने उनको आगाह बार बार किया था। जब भी हम जीप में जाते थे, खुज्जी से वो उम्मीदवार बने थे और डीपी मिश्रा के दबाव के कारण बने थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको राजनीति में आपको रास नहीं आएगी राजनीति। आप जिस तरह के व्यक्ति हैं उसमें ये राजनीति आपके काबिल नहीं है। उस समय ये कहा था, माने नहीं, पर वो आखिर उनकी मृत्यु भी केवल राजनीतिक विवादों के कारण और उन विवादों का बहुत ही ज़्यादा घृणित स्वरूप होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इतना घृणित स्वरूप हो गया कि लोगों ने उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से भी परहेज नहीं किया। ये सब बात मैंने फिर भी उनसे कही। मैंने कहा टैक्सी रहा था, आपको मैंने उस समय कहा आप तो आरोप किस तरह का? आरोप यही कि मतलब क्षेत्र में जाते नहीं हैं, क्षेत्र को देखते नहीं हैं, उपेक्षा है, किसी काम में रुचि नहीं है, ऐसा इस तरह का। यानी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, वो कोई लगा ही नहीं सकता था ना, वो तो खैर सवाल ही नहीं था। वो तो खुद बहुत संपन्न थे। और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने दुश्मनी निकाली और वो टिक ही नहीं पाए, बिल्कुल टिक नहीं पाए। कांग्रेस की उस समय की जो टकराहट की राजनीति थी, कुछ ऐसे बुजुर्ग किस्म के लोग थे वहाँ समिति जिला कांग्रेस कमेटी में। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। बैठक में हम वो लड़ते थे खुलेआम, डॉक्टर साहब को क्या नहीं कहते थे, बहुत दुख होता था। फिर मैंने उनसे कहा, पर वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उसमें रम गए एक तरह से, और वो उसी से उनका अंत हुआ। एक तरह से वो राम भक्त थे और रामचरितमानस पर भाषण देने वो पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जाते थे। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में तो वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। और वो शायद वो पहले व्यक्ति थे जिनको नागपुर विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए दी गई थीसिस को डिलीट के लिए मंजूर किया। और रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी लिखी कि ये तो थीसिस पीएचडी के लायक नहीं है, डिलीट के लायक है। तो नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के वो पहले डिलीट थे, प्रथम। और वो रामचरितमानस की ऐसी प्रशंसा हुई है उस कालखंड में कि उसके मुकाबले का दूसरा ग्रंथ आया नहीं। हालांकि रामायण पर शोध बहुत हुई है, बहुत लोगों ने लिखा, प्रवचनकार थे वो इस मामले में। चौपाइयाँ, दोहे, रामायण के से रामायण हो या आपके दूसरे जितने ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, उन सभी में उनका समान अधिकार था। वो जब बोलते थे तो घंटों रामायण पर बोल सकते थे। बख्शी जी के बारे में मैं ये कहूँ कि वो एक तरह से परिव्राजक साहित्यकार थे, कभी एक जगह टिक कर रहे नहीं। वो बड़ा उनका ऐसा व्यापक मतलब ये था। आजीविका के सिलसिले में उन्होंने कई स्थान बदले, कई जगह, और कई अपने बॉसेस भी बदले बख्शी जी ने। और जब ये दिग्विजय महाविद्यालय शुरू हुआ, चूँकि किशोरीलाल जी उनके शिष्य रह चुके थे इलाहाबाद में, इलाहाबाद यहाँ वो स्टेट हाई स्कूल में भी टीचर थे, तो जब वो शिष्य उनके रह चुके थे और इलाहाबाद में साथ में रहे, वो ये सरस्वती का संपादन करते रहे और किशोरीलाल जी एमए कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, तो दोनों एक ही कमरे में एक साथ रहे ना, तो वो सारा एक बैकग्राउंड था। तो किशोरीलाल जी ने ही ये ऑफ़र किया बख्शी जी को कि आप अब सब ये छोड़ दीजिए। वो महाकौशल में भी संपादक रहे, सरस्वती में रहे,
खैरागढ़ में रहे, बनारस में रहे, कई जगह घूमते रहे। इन्होंने जब कहा किशोरीलाल जी ने कि भाई आप यहाँ पर आकर हिंदी विभाग में एक प्राध्यापक के रूप में काम करिए, चूँकि वो बीए थे, केवल बख्शी जी बीए थे, विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक उनकी पात्रता नहीं बनती है प्राध्यापक होने की। डीपी मिश्रा ने विशेष रूप से विचार करते हुए उनके लिए ये नियम शिथिल किया। केवल बख्शी जी ही हो सकते हैं प्राध्यापक बीए होकर भी। तो यहाँ वो आ गए, दिग्विजय कॉलेज में रहते थे वो। यहाँ उनके बहुत रिश्तेदार, उनके भाई भी थे, उनके सगे छोटे भाई भी बहुत अच्छे कहानीकार थे, हनुमंत लाल बख्शी। तो वो यहाँ आ गए जब खैरागढ़, उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट की स्थिति में छोड़ना पड़ा। अब यदि हम उन दिवंगत राजा रानियों की बात करें, उनकी दृष्टि में बख्शी जी क्या थे, इसकी बात करें तो वो आज शिष्टाचार के विरुद्ध बात होगी। लेकिन बख्शी जी की दृष्टि में रानी पद्मावती एक माँ का स्वरूप थी। वो उसे माँ उन्होंने कई जगह लिखा भी है, वो तो मोर मातक बराबर है, ऐसा उन्होंने लिखा। और उनके ही मकान से उनको विदा होना पड़ा। और यहाँ जब वो आए तो काफ़ी दुखी थे वो इन सब प्रसंगों। फिर एक चुनाव लड़ चुके थे वो जनपद का, उसमें हार गए थे अपने ही शिष्य विजयलाल जी ओसवाल से। तो ये उनकी मन में ऐसा विषाद था कि जिससे वे भीतर ही भीतर काफ़ी कटु अनुभव कर रहे थे। और उस स्थिति में किशोरीलाल जी ने अपने उस शिष्य धर्म का निर्वाह किया। बहुत सम्मान देकर उनको यहाँ बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से कहीं जाने नहीं चाहता। तो यहाँ रहते हुए बख्शी जी ने कोई ऐसी बहुत स्मरणीय साहित्यिक रचना लिखी हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। जो जितने उनके निबंध संग्रह हैं या विश्व साहित्य है, जितना भी उन्होंने दूसरा भी जो कुछ भी लिखा, वो सब वो पहले लिख चुके थे। यात्री किताब पहले निकल गई थी, विश्व साहित्य पहले निकल गया था कुछ, और अब कुछ जो निबंध हैं वो निकल गए थे। वो प्रकाशकों की मांग पर लिखते थे, पाठ्य पुस्तकों की मांग पर लिखते थे, और नर्मदा प्रसाद खरे उनके प्रकाशक थे। तो इसलिए जब भी ऐसी मांग आती थी 200-300-400 रुपये लेके लिख देते थे किताब। दूसरी बात यह है कि बख्शी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि मतलब हिंदी और अंग्रेजी में जिनका समान रूप से अधिकार था। इसका कारण ये था कि वो अंग्रेज़ी किताबें ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। जो यहाँ बुक सेलर्स थे एक दो, उनकी दुकान में बैठ के वो पूरी किताब पढ़ डालते थे। तो इस तरह उनका अध्ययन बड़ा व्यापक था, बड़ा विशाल था। उनके साथ हमेशा गर्मी की छुट्टियों में बैठकर मैं लिखता था। एक उनको मेरा निबंध बड़ा पसंद आया, दुख का मूल्य उसका शीर्षक था उस निबंध का। मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता था। ये सन 53-54 की बात, नहीं 52-50-51 की बात होगी। जब उनने वो निबंध पढ़ा, उस समय वो सरस्वती के संपादक थे। दूसरी बार गए थे, एक बार छोड़ के आ गए थे, फिर दूसरी बार गए वो इलाहाबाद, और वहाँ उन्होंने फिर सरस्वती ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा बाबू ये निबंध मैं छापूँ एला। वो उन्होंने छापा उसमें सरस्वती में, दुख का मूल्य निबंध छापा। प्रायः प्रतिदिन उनके साथ, जब वो यहाँ दिग्विजय कॉलेज में नहीं थे, इलाहाबाद में थे, और यहाँ वो अक्सर आते रहते थे, या रायपुर में थे तब भी आते रहते थे। और उनके निवास के सामने एक शिक्षक रहा करते थे, इंदुभूषण ठाकुर। उनका एक कमरा था, वो कमरा मतलब उनका आवास नहीं था, पर कमरा था उनका, और उनके भाई के मकान के सामने था। वहीं पर हम लोग दरी बिछाकर ऐसा बैठ जाते थे, और वो धारावाहिक, यानी वो एक तो क्या है कि कथा साहित्य उनकी विशेष रुचि
का विषय था। कहानियाँ वो बहुत अच्छा बोलते थे, कहानी बहुत अच्छी बताते थे, कहानियाँ पसंद करते थे। कहानी, हालांकि कहानियाँ उनने लिखी नहीं है, उन्होंने कहानियाँ भी लिखी और निबंध के रूप में लिखी। तो उस समय भी हम लोगों का ऐसा विचार था कि शायद बख्शी जी विश्व के गिने चुने निबंधकारों में से एक हैं। और उन्होंने एक बार मुझसे ये कहा कि बाबू अब मोर आखिरी इच्छा ऐसे है, छत्तीसगढ़ी में बोलते थे ज़्यादा ना, उनको अपने धोती का भान रहता था, धोती का पीछे का पल्ला चलते चलते खुल जाता था, और बीड़ी पीते रहते थे और ये सब था। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक अपना अब अंतिम लिखना चाहता हूँ, और वो समरसेट मॉम की किताब थी एक, द समिंग अप, इसी तर्ज पर मैं लिखूँगा, जीवन का संध्या काल या ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ। तो वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने इन सारे संस्मरणों को, इतने दिनों के विचारों को, तो मैं उसको समिंग अप के रूप में, ये मेरे लाइफ का समिंग अप है, बस ये निचोड़ है जीवन का। क्या है कि वो शिष्य तैयार करने में उनके समान मेरा ख्याल है कोई साहित्य गुरु हुआ ही नहीं। मैंने उनसे कहा एक बार, मैंने कहा बख्शी जी अब आपका अभिनंदन कर देते हैं हम। काहे के अभिनंदन कर पे बापू मोर, काहे के अभिनंदन कर पे मोर, अरे मैं तो मजदूर आदमी, मैं लिखत हूँ पढ़त हूँ, काहे के, नहीं नहीं आपका अभिनंदन करना है। अच्छा करना है तो कर डालो। अरे मैंने कहा आप तैयार भी हो गए हो, अभी आप नहीं रहे हो और तैयार हो गए हो। अरे नहीं अब ते बोला था ना, तो कर डालो। एक अर्चना नाम की किताब मैंने निकाली और उसमें मैंने बख्शी जी से कहा कि आप बताइए, आप अपना संस्मरण बताओ हमको, तब तो किताब बनेगी। ऐसे करो बाबू, इमें मैं जो निबंध देवत हूँ बोला उमें रख दो, उमें लिख दो कि ये मोर निबंध, मतलब मोर शिष्य मन के निबंध है, यही मोर अभिनंदन है। अब उसमें वो नलिनी श्रीवास्तव तो उनकी भतीजी है, भिलाई में जो रहती हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, यहाँ थी वो, तो उसके नाम पे उन्होंने खुद ही 4-5 निबंध नाम बदल बदल के लिख दी, और वो अर्चना पुस्तक छप गई। खरे जी ने वो पुस्तक छाप दी, 1400 रुपये हमने दी है। उस समय पुस्तक 300 कापी छपी थी, हमने उनकी 1400 रुपये खरे जी को यहाँ उसका भुगतान किया, किताब आ गई। उनके ही एक परम शिष्य ने मुझसे धोखा दे के, स्पष्ट रूप से मैं अब नाम इसलिए नहीं लेता, वो भी दिवंगत हो गया, उसने मुझसे कहा कि मैं इसको स्कूल में बेचूंगा, मुझसे वो पूरी किताबें ले गया। बहुत दिन में रखा रहा उसको, अच्छी मोटी किताब थी जी, 200-250 पृष्ठ की, अर्चना नाम था उसका। तो वो ले गया, बोले मैं इसको बेच, वो पैसे खा गया पूरे। बख्शी जी को भी हमने हमारी योजना थी कि इस किताब के नाम बेचकर थोड़ा सा हम इनको पैसा देंगे तो इनका आर्थिक संकट थोड़ा दूर होगा। वो सब बात ख़त्म हो गई, वो खा गया पैसे, मांगो तो देता नहीं था, किताबें भी गई, पैसा भी गया। बख्शी जी फिर भी उसी शिष्य के यहाँ दिन रात बैठते थे। ऐसे तो ये धाकड़ थे, एक बुक डिपो था उसका, तो वो जब देखो तब वो वहीं बैठे। मैंने कहा मास्टर जी ये तुम्हारा पैसा खा गए है, खान देना बाबू, कहा हो इसे, चलो कोई बात नहीं। अब वो जो आदमी उनकी जज जाए, वो उनके लिए सिरमौर है, उनके लिए वो परम पूज्य, चाहे वो साला कितना ही दुष्ट हो। मैंने कहा ना कि जिस रानी ने उनको घर से निकाला बेआबरू करके, उसके बाद भी माँ बोल रहे हैं उसको। एक प्रसंग और बताता हूँ, मतलब मिर्ज़ा भाई आप जरा ध्यान से सुनना, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। मैं उनके साथ सागर गया, बख्शी जी के साथ। सागर में हम यहाँ से हम ट्रेन से गए, बीना उतरे, बीना से वहाँ गए। उनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी जाने वाली थी पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्र के द्वारा। वो उपकुलपति थे सागर विश्वविद्यालय के। अब ये मैं इनके साथ महामहिम पंडित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी
के साथ एक अबोध सा प्राणी चला जा रहा है। रात हुई, उठाया ट्रेन में, और देखते बाबू देखते वो पंखा गिरा थे मोर ऊपर। अरे मास्टर जी पंखा लगे है, नहीं गिरी, आप सो जाओ आराम से। उसके बाद जब सागर पहुँचे तो जिस हॉल में वो उपाधि दान समारोह हो रहा था, बख्शी जी वहाँ से गायब। हम बैठे हुए हैं सामने, अब वो गायब। अब ढूंढ हो रही है, किसको दें भाई साहित्य, हमको दे दो, चलो हम उनको दे देंगे। अब क्या करें, वो अपना हॉल के बाहर जाके बीड़ी पी रहे हैं। अरे मन का मास्टर जी अंदर चलो, आप लोग वो डिग्री देवा थे, ले ना चलना बाबू, जल्दी निपटा, अपन वापस चलो नानगांव। भैया हम वापस आए भैया, और बड़ी कष्टप्रद रही वो यात्रा हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें उनका भोलापन ही झलकता है, उनका एक तरह से निस्वार्थ, निर्द्वंद्व और एक विशुद्ध साहित्यकार का रूप ही झलकता है। सन 64 में उनकी डेथ हुई है, हैं? 77 है क्या? नहीं, 64 में तो मुक्तिबोध की डेथ हुई। 75 मुक्तिबोध की डेथ हुई है 64 में। तो ये तो है उनके प्रसंग। मैं तो मतलब बहुत से बता सकूँगा, याद करूँगा तो बहुत कुछ याद आ जाएगा, लेकिन शिष्य बनाने वाला, शिष्य गढ़ने वाला साहित्यकार केवल बख्शी जी थे। और बलदेव प्रसाद जी मिश्र एक संपन्न, बहुत ही ज़्यादा एक गुरु गंभीर किस्म के साहित्यकार वो थे, और वो भक्त साहित्यकार थे। हाँ, ये है। सन 56 में हमने शुरू किया था, और उसके पहले हम मासिक पत्र निकालते थे। तो एक पाक्षिक के रूप में 15 दिन में निकलता था। उसके बाद 1 साल बाद, करीब 1 साल 1.5 साल बाद साप्ताहिक किया, प्रति गुरुवार को निकलता था, 20 पैसे उसकी कीमत थी। और उस समय भी एकमात्र साप्ताहिक था जो बिकता था। लोग इंतज़ार करते थे, 20 पैसा देते थे और ख़रीदते थे। कोई साप्ताहिक बिकता ही नहीं थे। आपका नाम नहीं लेना चाहते, और भी निकलते थे, रायपुर से भी निकलते थे, बिकता नहीं था कोई साप्ताहिक पत्र, क्योंकि दैनिक भी एक ही था उस समय, नवभारत। उसके बाद में ये साप्ताहिक के रूप में सन 1962 तक के चला। 1962 में जब मैं रूस गया तो ये बंद हो गया, क्योंकि हम ही संपादक, हम ही लेखक, हम ही प्रूफ रीडर, हम ही वितरक, हम ही सब, तो कैसे चलता? एक ट्रेडल मशीन, 2 कंपोजिटर, ऐसा करके चलाते थे। तो मैं जब वहाँ गया तो निश्चित रूप से बंद होना ही था, तो बंद हो गया। आया तो पता लगा वो टाइटल लैप्स हो गई हमारी, क्योंकि इस नाम से दूसरा कोई अखबार भोपाल से निकलने लग गया था। फिर सवाल आया, भाई अब क्या नाम रखें, सवेरा छोड़ नहीं सकते थे, तो संकेत जोड़ दिया। तो मलय जी थे, डॉक्टर मलय, यहाँ प्रोफेसर थे वो, उन्होंने कहा कि संकेत जोड़ दो, चलो। यहीं बैठे बैठे बात हो रही थी, मैंने कहा यार सवेरा छोड़ नहीं सकते, और इसके साथ जुड़ता कुछ नहीं है, क्या करें, और वो टाइटल मिल नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा संकेत जोड़ दो, संकेत हो गया। सन 75 में दैनिक हुआ, 29 जनवरी 1975 दैनिक हुआ। यहीं बहुत मतलब सिलेंडर मशीन पे छपता था, और उसके बाद की यात्रा अब चलती है, अभी तक चली रही है। ये तो हुआ पत्रकारिता का जीवन। पर उसमें क्या है, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखा कि जो पत्र निकालता है उसको लिखना चाहिए। नौकरों के भरोसे रहकर आप अच्छी सामग्री या अच्छा कुछ भी मतलब वो दे नहीं सकते हैं। चाहे साप्ताहिक रहा हो, तो दैनिक रहा हो, तो कुछ भी रहा हो, तो मतलब संपादक को कुछ लिखना चाहिए। आजकल क्या है कि वो नाम जाता है और फिर लिखते दूसरे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी धारणा शुरू से है। तो वो दैनिक निकला। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब साप्ताहिक निकलता था तब मुझको कोई मतलब लिखने का शौक़ तो था ही। बख्शी जी और मिश्र जी के साथ इतना रहे,
तो लिखने का शौक़ तो बढ़ता ही रहा है और हमेशा साहित्यकारों का ही संपर्क संबंध परसाई जी से और भी लोगों से, भोपाल में भी, नागपुर में भी, सब लोगों से, सब रामकृष्ण दीक्षित, नरेश मेहता, उदय शंकर भट्ट, शैलेन जी, शिवनारायण जी द्विवेदी, ये सब हमारी कंपनी थी। ये हमारी पूरी एक कंपनी थी बिल्कुल। मुक्तिबोध भी उसी कंपनी की थे। तो ये सब क्या है कि ऐसा सब साथ होने के कारण वो रुचि बढ़ती गई। कल्पना शक्ति भी आई उसके साथ साथ, कुछ कल्पना भी बढ़ी, कुछ अध्ययन भी हुआ, अध्ययन का भी कुछ है ना, उसका भी कुछ लाभ तो मिला ही है। धारावाहिक के रूप में मैंने उस समय 2 प्रसंग उठाए थे। राजा दिग्विजय दास की डेथ हुई, यहाँ का वो अंतिम राजा था। उसकी जब डेथ हुई तो ऐसे ही मेरे दिमाग में बैठे बैठे कल्पना उठी कि इसको एक अच्छा उपन्यास बनाया जा सकता है। एक लघु उपन्यास के रूप में इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि उसके सारे पात्र हमारे बहुत निकट के परिचित, घटना हमारे सामने हुई है, घटनाक्रम हम जानते हैं, और एक रहस्यमय ढंग से मृत्यु होती है। एक बहुत अच्छे आदमी, लेकिन जिस आदमी का सब दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस आदमी को किसी न किसी तरह से उसकी संपत्ति में लूट खसोट में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की चौकड़ी जिसके चारों तरफ है, जिसने उसको गुमराह कर दिया, और एक मातृविहीन पितृविहीन राजा, उसको राजगद्दी बहुत बाद में मिली। पहले स्टेट जो थी वो राज्य सरकार के अधीन थी, क्योंकि ये माइनर चीफ थे, इसलिए उनको नहीं मिली। तो एक ऐसा प्रसंग मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उस समय वो और दिग्वी मर गया इस शीर्षक से वो किताब लिखी, उसको सीरियलाइज किया अखबार में। प्रति गुरुवार को उसकी एक सीरीज छपती थी विथ फोटोग्राफ्स, और यहाँ तक का फ़ोटो छपा उसमें कि दिग्विजय दास की रानी बंदूक लेकर उसकी तरफ इशारा करके दिखा रही है। आज तक लोग उसको याद करते हैं और मांगते हैं। और अभी जब इस किताब का इस किताब का विसंगतियों के रंग रूप का विमोचन हुआ, तो मंच पर ही डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुझको आज भी याद है, मैंने 40 साल पहले इनकी वो किताब पढ़ी थी। यहीं रहते थे रमन सिंह, कैलाश नगर में। मैंने वो पढ़ी है, मुझको आज भी वो भूलते नहीं बनती है। रमन सिंह ने अपने भाषण में उल्लेख किया था। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि उसका पुनर्मुद्रण करो आप। मैंने कहा नहीं, अब नहीं है, उसके पात्र अब कोई बचे भी नहीं हैं और उनमें उनकी बदनामी ज़्यादा है, उनके यश की बजाय बदनामी है, और ये अच्छा नहीं होगा, आप छोड़ो उसको, विवाद हो जाएगा। फिर दूसरी सीरीज़ मैंने छापी थी, दास्तान 2 जमूरों, वो भी सीरीज़ के रूप में छापी। उससे अखबार भी लोकप्रिय हुआ और किताब भी लोकप्रिय हुई, दोनों खूब बिके। उसके बाद फिर रेडियो में आपने मेरे को देखा ही होगा कई बार, वो जो उनका व्यंग वाला स्तंभ चलता था, उसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा। फिर अपने रूस की यात्राओं पर संस्मरण लिखता ही रहा, उसकी भी एक किताब निकल गई। तो इस तरह निरंतर लेखन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आधुनिक लेखन से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी भूमिका मेरे कम्युनिस्ट पार्टी में रहने की है। 15 वर्ष मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में गुजारे, छात्र जीवन से लेकर 1967 तक। तो ये 15 वर्ष में मुझको बड़े, एक तरह से इस 15 वर्षों ने मुझको जुझारूपन से भर दिया था। हर चीज़ का विरोध, हर चीज़ की खामी निकालना, हर चीज़ से टकरा जाना, हर चीज़ में अपनी एक बात रखना। फिर मैंने मार्क्सिज्म का क्लासिकल उसका अध्ययन भी किया। तो ये यहाँ के पार्टी वालों ने मुझको मार्क्सवाद की क्लासेस लेने के लिए नियुक्त कर दिया। तो मैं दिल्ली, राजहरा, बालोद, ध्रुव, ये यहाँ जहाँ जहाँ यूनिट थे वहाँ मार्क्सवाद पढ़ाने जाता था। शुरू से एक जनवादी दृष्टिकोण होने के कारण
यानी जनोन्मुख एक रवैया होने के कारण और पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण केवल जन समस्याएं ही हमारे दिमाग में आती थी। हमने पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में कभी माना भी नहीं, कभी किया भी नहीं। व्यवसाय मानकर नहीं किया, व्यवसाय माना भी नहीं, मिशन मानकर ही किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मिशन समझते थे तो आलोचना करते थे। अब इसमें हमने आलोचनाएं भी बहुत की और उसमें हम एक व्यंग्य स्तंभ हमेशा लिखते रहे। पहले मनसाराम की डायरी के नाम से एक व्यंग्य स्तंभ छपता भी हमने किया है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा यहाँ के रचनात्मक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ। एक उदाहरण मैंने आपको पहले दिया था। दिग्विजय कॉलेज की स्थापना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो पूरा हुआ था उस समय, उससे मुझे बड़ी आत्मतृप्ति मिली। इसी तरह कई संस्थाओं को हमने ये सेवा कार्य में लगाया या मतलब इनमें एक किया है। उसमें फिर विधि महाविद्यालय की भी स्थापना हुई। तो जहाँ तक के सत्ता तंत्र का प्रश्न है, अब बाद में हम कांग्रेस में आगे मान लो, और कांग्रेस की सरकार थी तो वैसे ही हम जो कहते थे वो हो सकता था, होता रहा। किशोरीलाल जी बहुत पावरफुल मंत्री थे और मैं उनके बहुत निकट था। उनसे यदि मैं कोई बात कह दूं तो वो होती थी। मैं अलग से उदाहरण देकर नहीं बता सकता ये मेरे कारण हुआ या ये हमारे लिखने के कारण हुआ, ऐसा मैं नहीं बता सकता। लेकिन उसका एक सकारात्मक प्रभाव समाज में और यहाँ की शासन प्रणाली, शासन तंत्र में देखा जा सकता था। लोग ये मानते थे कि एक तो हमारे अखबार की विश्वसनीयता थी कि ये लिखेंगे तो प्रचारात्मक नहीं है, वो तथ्यात्मक है, इसलिए वो उस पर विश्वास करते थे। विश्वसनीयता अर्जित करना ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका कारण ये है कि व्यावसायिकता से दूर रखते हुए, समझौतों से अलग रहते हुए, किसी भी लाभ की आकांक्षा न रखते हुए मैंने पत्रकारिता करने का प्रयास किया है। अच्छा, अब कुछ बातें आप अपने मुक्तिबोध रह गए। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। जी हाँ, मुक्तिबोध पर ऐसी है बात। नागपुर में पढ़ते हुए मेरा उनसे संपर्क हो गया था। संपर्क होने का माध्यम था प्रमोद वर्मा। प्रमोद वर्मा उस समय एमए कर रहे थे, मैं मॉरिस कॉलेज में था। तो मैं उनसे हमेशा, वो लॉ कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, मैं वाईएमसीए हॉस्टल में रहता था, उनसे मेरा संपर्क रोज़ाना का होता था। वो मुझको ले गए थे मुक्तिबोध के पास। मुक्तिबोध उन दिनों आकाशवाणी में काम करते थे। उनका मासिक कॉन्ट्रैक्ट होता था। केसकर उस समय प्रसारण मंत्री थे, वो भी महाराष्ट्रियन। मुक्तिबोध जी का जो मासिक कॉन्ट्रैक्ट होता था वो कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित सा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। LIB रिपोर्ट्स के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर वो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे। ईश्वर सिंह परिहार उस समय जनसंपर्क के LIB रिपोर्ट का आधार क्या था? ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये मतलब वही कम्युनिस्ट पार्टी संबंध, प्रगतिशीलता, ऐसा कुछ था कि भाई ये पार्टी वर्क करते हैं। वो जब समाप्त हो गया तो प्रमोद जी ने मुझसे कहा कि भाई, तब हम कॉलेज छोड़ के यहाँ आ चुके थे, कॉलेज की स्थापना हो गई थी, 1 साल हो गया था कॉलेज को चलते। उन्होंने कहा इनको कहीं काम मिलना चाहिए, नहीं तो इनकी बड़ी हालत। ये नई शुक्रवारी में रहते थे। तो मैंने कहा हो जाएगा। यहाँ आकर मैंने किशोरीलाल जी से कहा, किशोरीलाल जी ने मेरी बात मान ली, ये जानते हुए भी कि वो राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कोई ऐतराज़ ही नहीं किया। मैंने उनको तार सप्तक पढ़ने भी दिया। मैंने कहा आप इसको पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि साहित्यिक जो इनकी रचना है वो राजनीति की ओर ले जाती है या विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक रचना। तार सप्तक पढ़कर वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको बुला लो।
उनको मैं यहाँ ले आया। ये सन 57 की बात है। उनको लाया, फिर अपने एक मकान में रखा पीछे काफ़ी दिन। उस समय कॉलेज में क्वार्टर उपलब्ध नहीं था, यहाँ रखा। उनको कह भी दिया था कि आप देखिए थोड़ा सा यहाँ, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का जोर भी था थोड़ा, क्योंकि बीड़ी यूनियन काफ़ी मजबूत थी। उन्होंने अपने आप को अलग भी रखा अपने वादे के मुताबिक। उनका ये क्रम था कि वो प्रतिदिन शाम को 5 बजे मेरे यहाँ आ जाते थे, और वो सोवियत एम्बेसी की जो प्रेस नोट निकलती थी उस समय, खाकी रंग के लिफाफे में आती थी, और उसमें सोवियत एम्बेसी के वो रहते थे प्रकाशन, वो उसको निकाल के बीड़ी पीते हुए, चाय पीते हुए अपना पढ़ते रहते। मैं रहूं या न रहूं, वो अपना आकर बाकायदा नियमित रूप से यहाँ बैठते। अखबार निकलता था तो अखबार में वो लिखते थे। वो कहते भी थे कि मैं तो नखशिख पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता में उनका लंबा जीवन भी बीता था। वो नया खून में भी रहे। नया खून में उनको संतोष नहीं हुआ, बहुत मेहनत की थी वहाँ। सोक्ता जी ने उनका बड़ा उपयोग किया था। यहाँ जब आए तो यहाँ हमारे अखबार में वो छद्म नाम से लिखने लगे। लिखते रहे, ये होता रहा। उसके बाद फिर यहाँ भी किशोरी लाल जी ने उनको अच्छा संरक्षण दिया, उनके सारे कर्जे वर्जे सब समाप्त करवा दिए, और उनको क्वार्टर दिया। जहाँ आप अभी जाओगे देखने, जो उनका आवास है, जिसको त्रिवेणी परिसर का रूप दिया गया है, ये उनका आवास था। आखिरी आवास वही था। पुराने किले का तीसरा दरवाज़ा, आखिरी वाला दरवाज़ा, उसके ऊपर वो रहते थे। यहाँ आकर उन्होंने ये अच्छा, प्राय रोज़ हमारी भेंट मुलाकात होती थी, और मैं तो खैर बहुत जूनियर था, लेकिन वो उनका एकमात्र मित्र मैं ही था यहाँ पर। उन्होंने कोई अपना मित्रों का दायरा नहीं बढ़ाया। कॉलेज में भी जो उन्होंने अपने निकटता बढ़ाई, वो गिने चुने लोग थे। वो भी साहित्य के ही लोग थे, और अंग्रेज़ी साहित्य के लोग थे, जो अंग्रेज़ी के विद्वान थे। उनमें डॉक्टर पार्थसारथी का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूँगा, जिन्होंने उस समय एक शोध कार्य भी किया था। विचार से वो मुक्तिबोध की विचारधारा के प्रतिकूल थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता से प्रभावित थे, इसलिए उनके साथ बैठते उठते थे, और वो अपने काम से काम रखते थे, और बराबर लिखना पढ़ना ये सब। मैं उनसे काम ले भी लेता था। उनसे काम इस माने में ले लेता था कि पार्टी के लिए जो मुझको लिखना पड़ता था, कभी कभी पर्चे इत्यादि पैम्फलेट्स, वो मैं उनसे लिखवा लेता था। लेकिन वो पूर्ण तरह से संतुष्ट थे, ऐसा मुझको लगता था। उनने मुझसे कई बार कहा कि मैं अपनी अधूरी रचनाएं पूरा करना चाहता हूँ यहाँ पर। यहाँ मुझको ये वातावरण बहुत अच्छा लगता है। उनके आवास के पीछे विशाल रानी सागर का दृश्य, कहते थे पार्टनर, दिस इज़ वेरी इडिलिक। उसके दोनों तरफ तालाब, झील और बगीचा, हरियाली, तो उनको अच्छा लगता था। वो खिड़की के पास बैठ के लिखते थे। उनने ये कहा कि पार्टनर, मैं टिक कर रहना चाहता हूँ। ये उनका ही शब्द है, टिक कर रहना चाहता हूँ। उनका रहिए, कौन मना करता। लेकिन परिवार इतना बड़ा हो गया, उनका बड़ा था, 8-9 बच्चे, कि वो उसमें पूरा पढ़ना मुश्किल होता था, और मित्रों का दायरा उनका बड़ा था ही नहीं जो उनकी मदद करते या कुछ करते। इतना अधिक उनके मन में मेरे प्रति यानी प्रेम जैसा था कि हम ऊपर भी अकेले बैठ जाएं, मैं अपनी डायरियाँ दिखाता था, रचनाएं, पर उनने कभी मुझको लेखक के रूप में मान्यता ही नहीं दी। कभी नहीं ये कहा पीठ थपथपाई, यार तुमने ये बहुत अच्छा लिखा, अरे सॉरी, कभी ये कहा नहीं मुझे, यार ये तुमने बहुत अच्छा लिखा यार, इसको ऐसा। लेकिन वो मेरे राजनीतिक भाषणों की तारीफ करते थे। 1-2 मीटिंग में गए थे मेरे साथ,
दिल्ली वगैरह गए थे, बहुत अच्छा बोले। ब्राह्मण पारा में एक मानस, इस पे रामचरित मानस पे व्याख्यान हुआ था, वो पीछे खड़े खड़े सुनते रहे, फिर आकर मुझको पीठ था। मैंने कहा यार गुरु, गुरु बोलता था मैं, गुरु आपने कभी हमको यार ये कहा ही नहीं, ये तुमने अच्छा लिखा है, ये किया, इतना लिखता हूँ मैं, ये करता हूँ, अभी लिखो लिखो। पहले मेरे कुछ छपवाने का तो इंतजाम कर दे भाई तू, एक भी किताब नहीं छप रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक बार छप जाएगी ना तो तहलका मच जाएगा, देखना। ये कहा था। मैं कहाँ छपाऊँ भाई, मेरे पास थोड़ी कोई प्रकाशक है, मैं कहाँ छपाऊँ आपके। परसाई जी आपके दोस्त हैं, उनको लिखो कि जबलपुर में बहुत प्रकाशक हैं, वो छाप दें। शेष नारायण राय ने उनकी किताब छापी थी, कामायनी पुनर्विचार, एक किताब जो छपी, और वो भी वहीं से छपी थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास। उस किताब को काटजू साहब ने बैन कर दिया, उससे उनको गहरा आघात लगा। आघात इस स्तर का था कि उसने उनको बीमार ही कर दिया, और उन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी डांगे को, मुझको दी, बोले ये भेज दो आप। ये प्रगतिशीलों के रहते सब भोपाल में, शाकिर साहब जब हैं, ये हैं, मेरी किताब बैन हो रही है। वो एक बहुत छोटे से मामूली कारण से बैन हुई, राम के ऊपर लिख दिया, तो उससे दुखी हुए, बैन हट गया बाद में। वहाँ पर कॉमरेड्स ने बहुत दबाव डाला, शाकिर साहब ने ख़ास तौर से बहुत मेहनत की, वो बैन हटा, पर वो मज़ा नहीं आया, यानी मतलब उनका उत्साह बहुत ठंडा पड़ गया। और उस समय ये जनसंघ का बड़ा दबाव था ना, ये सकलेचा अकलेचा, इनका बड़ा दबाव था, इनने उसको दबाव में काटजू ने, क्योंकि दबाव वो वहीं से जावरा से चुन कर आते थे, मंदसौर और नीमच वही सब क्षेत्र है, और सकलेचा का प्रभाव। एक तो ये घटना इसलिए नहीं भुलाई जा सकती क्योंकि वो उनके जीवन का एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक मोड़ था। वो घटना दुर्भाग्यजनक मोड़ है, जहाँ से उनका शारीरिक पतन शुरू हुआ। दूसरी बात, मुक्तिबोध का लेखन अटपटा, उबड़ खाबड़ या अगम्य सरीका लगता है, यानी समझ नहीं पाते हैं लोग, उनके बिंबों के कारण, उनके प्रतीकों के कारण, या उनके, और उसके कई अर्थ निकाल लेते हैं। वो हमेशा कहते, और दूसरी की लंबी होती थी कविताएं, बहुत लंबी कविताएं लिखना, 10-10 पेज, 12-12 पेज कविताएं, और फिर उनने जो नागपुर की अधूरी कविताएं थी उनको और लंबा कर दिया। लेकिन जो उनकी सबसे अधिक चर्चित एवं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो यहीं पूरी हुई। ब्रह्म राक्षस भी उन्होंने यहीं पूरी की, यहीं उन्होंने जो कुछ गद्य लिखा वो भी पूरा। उनके बेटों ने उनका सब कुछ छपवा दिया, जो नहीं छपना चाहिए था वो भी छपवा दिया, और उससे हम लोगों को परेशानी हुई थोड़ी, क्योंकि वो सब पात्र हमारे बड़े सहयोगी थे उनके बारे में। खैर अब वो बात गई, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है जब निकली, उस समय वो भोपाल में मूर्छित अवस्था में थे, और श्रीकांत पहला प्रूफ लेकर आए थे भोपाल, और वो किताब छपने पर, यानी उसको उन्होंने प्रकाशित रूप में देखा नहीं कभी, देख लेते तो शायद गई। लेकिन उनकी जो स्तंभ उन्होंने लिखे, वसुधा में उन्होंने साहित्य की डायरी लिखी, किताब के रूप में आई, कामायनी पुनर्विचार लिखा, वो कामायनी की मौलिक समीक्षा है। इस तरह एक ऐसा साहित्य मौलिक होने के अलावा भी वो हिंदी साहित्य में एक नई विचारधारा को, नए चिंतन को जन्म देती है, ऐसा साहित्य उन्होंने लिखा है। और निश्चित रूप से उनके प्रतीक वगैरह सब बहुत उटुडांग, उरांग उडांग, इसका क्या मतलब लें, ऐसे कुछ शब्द हैं, पर वो हैं, वो प्रयोगवादी कवि माने जाते थे, लेकिन अज्ञेय से पटी नहीं कभी, उनको
उसको प्रयोगवादी मानते थे, आगे से नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, मानती नहीं थे उसको। और वो एक अलग ही विधा के, यानी इनका जो ग्रुप था वो नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, इनके साथ वाले ये थे, प्रगतिशील लेखक थे, प्रगतिशील साहित्यकार थे। और उनकी मृत्यु आकस्मिक हुई। हम लोग यहाँ से 8 बजे घर से निकले उनके घर जाने के लिए, 9 बजे, 5 बजे वो आते थे, 7-8 बजे तक बैठते थे। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा कि पार्टनर, आई डोंट गिव मोर देन 2 years टू माई सेल्फ। मैं खुद को 2 वर्ष से अधिक नहीं देता। मैंने कहा क्यों आप ऐसा सोचते हैं, क्या बात है, क्यों? आई एम हैविंग वाइल्ड ड्रीम्स दीज डेज। डरावने सपने आते हैं। उनको मैं घर छोड़ के आया था, उसी रात वो वहाँ सीढ़ी से गिरे, मूर्छित हो गए। बस वो उसके बाद तो उनकी मूर्छा ख़त्म ही नहीं हुई। बीच बीच में आँख खोलते थे, बीच बीच में थोड़ी सी कोई एक आध बात करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, और जो वचन दिया था उस वचन के अनुसार ही दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में काम किया। कभी राजनीति में डबल नहीं हुए, कभी कोई इधर उधर की कोई एक्टिविटीज़ नहीं की उन्होंने। उनको हमेशा ये भय सताता रहता था कि यदि ये नौकरी छूट गई तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा। इस भय के मारे वो सतर्क रहते थे, और सतर्क रहने से और इन गतिविधियों से अलग रहने के कारण उन्होंने खूब लिखा और खूब टिक कर लिखा। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं टिक कर लिखना चाहता हूँ, उन्होंने टिक कर लिखा। मुक्तिबोध जी का पारिवारिक जीवन हमेशा एक तरह से बड़ा कशमकश का ही रहा, ज़रूरतों के हिसाब से। फिर उनके पिताजी यहाँ आकर कभी कभी रहते थे। वो रहते तो शरद मुक्तिबोध के साथ थे, लेकिन बीच बीच में कभी आते थे। पितृभक्ति में मैंने मुक्तिबोध जैसा आदमी ही नहीं देखा जी। वो नीचे एक कमरे में रहते थे, ये ऊपर रहते थे। उनकी सेवा वो छोटे बच्चे के समान करते थे। दूध लेके आना, मराठी में बात करते थे, हमेशा मराठी में, अपनी वाइफ से मराठी में बात करते थे। और पिताजी से, जो उनके पिताजी थे वो पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे ग्वालियर में, तो उनसे भी वो मराठी में बात करते। तो पिता की भक्ति, पिता के प्रति समर्पण, मुक्तिबोध जैसा, यानी चाहे वो लाख काम हो जी, दूध, अपन दूध घाना, दूध के टाइम हो गया, दूध लीजिए, दवाई, दूध, ये क्या, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ, शांता भाभी ने उनका हमेशा बहुत ख्याल रखा, बहुत ही ज़्यादा उनके। और तीसरी बात ये कि बच्चे उनके बहुत थे, बच्चे बहुत थे। जब वो मृत्युशैया पर, जब वो मूर्छित हो गए उस दिन रात को, परसाई यहाँ थे, मेरे यहीं ठहरे हुए थे, परसाई जी यहीं ठहरे थे, उस दिन की बात है। और वो जब मूर्छित हुए तो पलंग पर हाथ पकड़ के मुझसे कहा, रमेश का क्या होगा? मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम सब प्रबंध करेंगे। ये रमेश मुक्तिबोध। तो इतना कहा, फिर वो मूर्छित, उनका ऐसा चलता रहता था। तो उसी दिन परसाई ने मेरे से कहा कि यार इसकी नौकरी का, ये बीएससी में था इसी कॉलेज में, कहा किसी तरह इसकी नौकरी का इंतज़ाम करना है। मैं उसी समय गाड़ी उठाकर, गाड़ी क्या, मेरे पास लिमरेटा था उस समय, लिमरेटा से मैं गया हूँ भिलाई। आरपी मिश्रा उस समय पर्सनल मैनेजर थे भिलाई स्टील प्लांट के, उनके घर, वो मुझको बहुत चाहते थे। पहले कलेक्टर थे दुर्ग के, अपन दुर्ग जिले के अंग थे। मैं मिश्रा जी के घर गया, वो मिले नहीं मुझको। उनके घर में एक चिट्ठी छोड़ के आया, मुक्तिबोध बीमार हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनके लड़के को नौकरी देना है, आप मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। ये चिट्ठी मैं भाभी जी को दे के आया। मैं घर पहुंचा और उनका फ़ोन आया कि उसको सीधे इस्पात भवन में भेज देना
और उसको बोल देना वो चिट्ठी अंदर भेज दे, वो लाइन में ना लगे, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कह दिया, आके बता दिया। रमेश गया तो उसको तत्काल हाथ में आदेश दिया। ये रमेश की नौकरी का इतिहास है। शायद ये अब शायद जानता है या नहीं जानता, या जानता भी है तो कहना नहीं चाहता, जो भी होगा। मैंने उससे पूछा नहीं बाद में कभी, पर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के रूप में नियुक्ति इसकी विशुद्ध रूप से हमारे कारण हुई, मिश्रा जी के कारण हुई। ये दूसरा प्रसंग हो गया। तीसरा प्रसंग ये हुआ, दिवाकर को अस्थमा को शिकायत हो गई, और वो इसलिए भी हुई कि जो इनको पहला मकान दिग्विजय कॉलेज में मिला था वो तालाब के किनारे का था बिल्कुल, और वो उसकी दीवारें सब सीढ़ भरी रहती थी, गीली रहती थी हमेशा। मैंने उसमें अभी चपरासी भी रहना पसंद नहीं करता, वो उनका पहला मकान था। वहाँ पर उसको दिवाकर को ये तकलीफ हुई थी, और उसको उन्होंने अलग रखा था थोड़े दिन के लिए इलाज के हिसाब से, तुलसीपुर नामक जगह में, लेबर कॉलोनी में वहाँ रखा था। ये उसका भोजन वगैरह लेके, साइकिल से भोजन लेके जाते थे, और बाकायदा ये कई दिन तक ये क्रम चलता रहा। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो यहाँ लाए उसको, और मुक्तिबोध जी ने अपने पिता की भी सेवा की, लड़के की भी सेवा की। हबीब तनवीर जी से भी तो आप हबीब तनवीर का ऐसा है कि हबीब तनवीर साहब यहाँ अक्सर आते थे, उनके सब नाटकों के पात्र यहीं के थे, और वो ऐसे ही सब ये मतलब गांव देहात के लोक कलाकारों को उठा लेते थे। एक बार वो यहाँ आए, अपना पूरा कैमरा यूनिट लेकर आए। उनके साथ श्याम बेनेगल थे। श्याम बेनेगल हमारे पाटे पर बैठ गए, बाहर जो पाटा रखा है ना, वहाँ वो अकेले आदमी, एक बिल्कुल अननोन टाइप, वो बैठे रहे वहाँ। ये आए, अपना यूनिट उनने खोला खाला, हमारी ये गद्दी को ऐसा उठाया उन्होंने, गद्दी उल्टी लपेट दी सब, और वो अपने साथ एक अपनी नायिका को लाए थे। वो नायिका यहाँ बस स्टैंड की एक दीवारिन थी। अब वो चरणदास चोर की शूटिंग थी, और वो ले आए। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई दुकान में। ये क्या, कभी यहाँ के लोगों ने देखा नहीं उस समय। मैं आया, मैंने उनको एकदम, मैं बहुत गर्म हुआ। मैंने कहा, क्या हबीब साहब, आप मेरे को बता देते आप ये कर रहे हो। अरे यार, कि तुम्हारे दरवाजे मेरे को बहुत पसंद आए, इसका मैं बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, और एक मेरा दृश्य है इसमें साहूकार का। वो साहूकार जो है वो उसको कंगन पहनाता है, लड़की को, नायिका को कंगन पहनाता है, तो इसलिए मैंने इस गद्दी का उपयोग कर लिया और यहाँ उसको बैठा दिया। मैंने कहा, ये लड़की दीवारिन, मैंने कहा यहाँ बाजार वाले देख रहे हैं, भैया हमारे सब ऐसे बहुत बदनामी होगी ना हमारी ऐसी। का आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हमको बताना चाहिए था। मैंने, वो श्याम बेनेगल अंदर आए, बोले आप शांति रखिए। मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में, बहुत उस समय गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में उनको बोला, मैंने कहा आप ये सब बंद करो और इसको ले जाओ, और कम से कम इस लड़की को यहाँ से विदा करो, ये नहीं चलता इस तरह। और हमारे पिताजी अभी हमारा क्या कहते हैं, ये बोर्डिंग लॉजिंग बंद कर देंगे तो आप आश्रय दोगे क्या हमको, क्या करेंगे। वो आके सुनेंगे कि ये ऐसा लड़का निकला और इसने इस तरह हमारी गद्दी की दुर्गति कर दी, तो कैसा होगा आप सोचो। बहुत नाराज़ होके वो चले गए। थोड़े दिन बाद फिर वो किसी सिलसिले में रायपुर आए हुए थे, तो इधर जी रोड से जा रहे थे, अटल बिहारी दुबे के यहाँ रुके हुए। वहाँ रुक के वहाँ से मेरे को फ़ोन किया, अरे शरद भाई क्या तुम अभी भी नाराज़ हो गया मेरे से। मैंने कहा, भाई इस बीच में प्रसन्न होने का कोई प्रसंग नहीं आया, तो जो स्थिति थी वही है। तुम आते हो या मैं आऊँ? मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। देखो भाई ऐसा है, वो गलती तो मेरे से हो गई। फिर वो उन्होंने वही शूटिंग खैरागढ़ में जाके की, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय में। मैंने कहा भाई ऐसा है, थोड़ा हमको घर की बातें भी देखना पड़ता है यार। हम अकेले लड़के हैं अपने माँ बाप के, और हम उनको इस तरह इन्हें दुखी नहीं करना चाहते किसी एक प्रसंग से। और आप इन लड़कियों को लाए ना, उससे हमको ऐतराज़ हो गया ज़्यादा। ये पान ठेले वाली लड़कियां हैं यार, तुम्हारे नाटक में भले ही जो भी बने है, यहाँ तो इनकी इमेज एक ऐसी है। फिर वहाँ हमारा उनका समझौता हुआ। अटल बिहारी दुबे हमारे मित्र थे, इनकम टैक्स वकील। वहाँ फिर
फिर वो आते थे तो मेरे यहीं रात को रुक जाते थे। हम बाहर ऐसे पलंग, प्लेटफार्म पर पलंग, 2 पलंग हमारे लगते थे, हम दोनों वहीं सोते थे। त्रिवेणी परिसर का पूरा श्रेय GS मिश्रा, भूतपूर्व कलेक्टर राजनांदगांव को है। शुरुआत दिनेश श्रीवास्तव ने की थी, पहली बैठक उनने बुलाई थी। उनको वो एरिया और वो पूरा परिवेश बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो थोड़ा साहित्यिक रुचि के भी थे। दिनेश श्रीवास्तव अभी जो ये हैं आपूर्ति निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पहले कलेक्टर थे जगदलपुर में वो, पर वो बात वहीं तक रुक गई थी। गणेश शंकर मिश्रा जो अभी कमिश्नर हैं बस्तर में, वो यहाँ कलेक्टर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उठाया, पूरा स्वरूप दिया। रमन सिंह ने सहयोग दिया, रमन सिंह ने खूब पैसा दिया। रमन सिंह स्वयं बहुत अभिभूत थे उस पूरे दृश्य को देखकर और वहाँ का वो देखकर वो ये मानते थे। उन्होंने यहाँ अपनी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता का कहीं कोई ये नहीं, यानी उसको आड़े नहीं आने दिया। नहीं तो मुक्तिबोध के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों बनाया कुछ? प्रगतिशीलों ने नहीं बनाया कुछ भी कभी, कांग्रेस ने नहीं बनाया कभी। बीजेपी जिसने उनकी किताब बैन की थी उसका मुख्यमंत्री परिसर बना रहा है। तो ये कमेटी बनी, उनने मुझको अध्यक्ष बनाया, वो संयोजक बने कलेक्टर साहब, कलेक्टर GS मिश्रा, और बड़ी तेज़ी से साल भर के अंदर उसको पूरा तैयार कर दिया। आज आप जाके देखोगे अभी तो आज तो वो समझो वो अपनी आधी आभा खो चुका है। कुछ मैंने बड़ी वीरानगी हो गई, देख रेख बिल्कुल नहीं हुई। ये कलेक्टर साहब ने उधर ध्यान दिया नहीं, उसकी कोई मीटिंग बुलाई। श्री शरद कोठारी जी, राजनांदगांव के बारे में, राजनांदगांव से जुड़े हुए उन सृजनधर्मी लोगों के बारे में आपने जो कुछ बताया, जो साक्षात्कार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।